नमस्कार, मैं अवनीश पवार। दोस्तों, जब से जियो समेत तीनों कंपनियों ने अपने रिचार्ज महंगे किए हैं, तब से सोशल मीडिया पर बीएसएनएल की घर वापसी और बीएसएनएल में सिम पोर्ट कराने को लेकर ट्रेंड चला हुआ है। दोस्तों, एक समय में भारत की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी रहने वाली बीएसएनएल आज इतनी खराब स्थिति में कैसे पहुंची। 35,000 करोड़ का कैश रिजर्व रखने वाली बीएसएनएल 32,000 करोड़ तक के कर्ज के नीचे कैसे चली गई, आज हम बीएसएनएल के इसी सफर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बीएसएनएल की मोबाइल नेटवर्क सर्विस अक्टूबर 2000 में शुरू हुई थी और अक्टूबर 2002 तक यानी केवल 2 सालों में यह भारत की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन गई थी। बीएसएनएल ने अपने नेटवर्क देश के कोने कोने तक, गांव-गांव और पहाड़ों तक पहुंचाए, जहां प्राइवेट कंपनी अगले 5 साल और भी जाने की सोच भी नहीं सकती। और यही वजह थी कि 2001 से 2008 तक पहले 8 सालों में बीएसएनएल एक बार भी लॉस में नहीं गई और इन 8 सालों में बीएसएनएल ने 46,668 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। और यही नहीं, 2004 से 5 के एक ही साल में बीएसएनएल ने 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और यहां तक आते आते बीएसएनएल के पास 35,000 करोड़ का कैश रिजर्व हो चुका था। दोस्तों, यही वो दौर था जब बीएसएनएल का सिम लेने के लिए 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनें लगा करती थी। बल्कि बीएसएनएल के जनरल मैनेजर रहे अनुपम श्रीवास्तव तो यहां तक बताते हैं कि जब उनके पास बीएसएनएल की नई सिम कार्ड्स की स्टॉक आती थी तो अव्यवस्था के खतरे से बचने के लिए उन्हें प्रशासन से सिक्योरिटी भी लेनी पड़ती थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, उस वक्त जहां प्राइवेट कंपनी आउटगोइंग पर 16 रुपये और इनकमिंग पर 8 रुपये पर मिनट चार्ज कर रही थी, तब सरकारी कंपनी होने के नाते बीएसएनएल ने रोमिंग और इनकमिंग को फ्री और आउटगोइंग को 1.5 रुपया पर मिनट तक कर दिया था। और इसीलिए उस वक्त बीएसएनएल का मार्केट शेयर 70% तक हो गया था। दोस्तों, यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2007 में अचानक से एक खबर सामने आती है कि सीबीआई उस वक्त के टेलीकॉम मिनिस्टर दयानिधि मारन से पूछताछ कर रही है। दरअसल मामला यह था कि दयानिधि मारन ने बीएसएनएल के अधिकारियों की मदद से बीएसएनएल की 323 लाइनें अपने घर पर बिछवा रखी थी, जिनसे वो अपने निजी टीवी चैनल सन टीवी को हाई स्पीड इंटरनेट सप्लाई कर रहे थे। हालांकि इसके बाद दयानिधि मारन ने तो इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह बैठ जाते हैं एआर राजा। लेकिन इसके बाद बीएसएनएल में एक और घोटाला सामने आ जाता है। घोटाला था 1,70,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। और इन्हीं घोटालों के साथ शुरू होता है बीएसएनएल का डाउनफॉल, जहां एक तरफ प्राइवेट कंपनियां अपनी तकनीक और सर्विस को एडवांस करने में लग गई थी, वहीं बीएसएनएल केवल जांच एजेंसियों के चंगुल में फंसकर रह गई थी। वो किसी भी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर पा रही थी। उसी वक्त बीएसएनएल ने एक नया प्रोजेक्ट निकाला। प्रोजेक्ट था 93 मिलियन जीएसएम लाइंस बिछाने का, जिसकी कॉस्ट $10 बिलियन थी, यानी आज की लगभग 80,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, यदि यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक होता। लेकिन बीएसएनएल में चल रहे घोटालों और जांच एजेंसियों की चल रही कार्रवाइयों के चलते यह प्रोजेक्ट भी अधूरा रह गया। इसके बाद जब साल 2010 में 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो बीएसएनएल ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। लेकिन इसके बावजूद भी जब बाद में बीएसएनएल को 3G स्पेक्ट्रम मिला तो उसी कीमत पर मिला जिस कीमत पर नीलामी में प्राइवेट कंपनियों ने खरीदा था। इसमें बीएसएनएल के 17 से 18,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे, जिससे उसका खजाना खाली हो गया था। और एमटीएनएल को तो कर्ज भी लेना पड़ा था, जिसके लिए उसे 100 करोड़ रुपए पर मंथ की किस्त चुकानी पड़ती थी। 2007 से लेकर 12 तक का समय बीएसएनएल के लिए बहुत ही खराब समय था। यहां तक आते आते उसका मार्केट शेयर 70% से घटकर केवल 22% रह गया था। और सर्विस इतनी खराब हो चुकी थी कि बीएसएनएल के कर्मचारी यूनियन के महासचिव पी अभिमन्यु जब तबियत बिगड़ने पर एक बार डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें यहां तक कह दिया था कि पहले वो उनकी समस्या का समाधान करे। उनके पास बीएसएनएल की सिम है, जिसमें उन्हें बात करने के लिए बार बार सड़क पर जाना पड़ता है और चिल्लाकर बोलना पड़ता है। और इसके बाद साल आता है 2016, यानी 4G की एंट्री। लेकिन बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम की इस नीलामी से बाहर रखा गया, जबकि बीएसएनएल सर्वाइव करना चाहता था और इसीलिए उसने सरकार को इस बारे में 17 बार पत्र लिखे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ प्राइवेट कंपनियों को 4G नेटवर्क चलाने के लिए खुद बीएसएनएल के ही 13,000 टावर रेंट पर देने की तैयारियां की जा रही थी। खुद टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने 24 जुलाई 2019 को संसद में बताया था कि जियो बीएसएनएल और एमटीएनएल के मोबाइल टावर का सबसे बड़ा ग्राहक है। दोस्तों, पूर्व दूरसंचार मंत्री रहे दयानिधि मारन ने तो यहां तक कहा था कि बीएसएनएल की खराब स्थिति होने का कारण उसे 4G स्पेक्ट्रम का ना देना था, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि बीएसएनएल प्राइवेट कंपनियों के साथ मुकाबला करे। यहां तक बीएसएनएल लगभग घुटने टेक चुकी थी और पिछले कई सालों से लगभग गुमनामी के अंधेरे में थी।
लेकिन जैसे ही बीती 3 जुलाई को तीनों प्राइवेट कंपनियों ने अपने रिचार्ज महंगे किए तो बीएसएनएल एक बार फिर से खबरों में छा गई और सोशल मीडिया पर बीएसएनएल की घर वापसी का ट्रेंड चल गया और बीएसएनएल के सिम की बिक्री लगभग 3 गुना बढ़ गई और बड़ी संख्या में लोगों ने अपने नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट कराना शुरू कर दिया। और खबरों की माने तो टाटा को बीएसएनएल के 15,000 नए टावर लगाने का टेंडर भी दे दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि मार्केट में जियो जैसी कंपनी के होते हुए क्या बीएसएनएल एक बार फिर खुद को देश की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी के रूप में स्थापित कर पाएगी? और आज मार्केट में बीएसएनएल का होना क्यों जरूरी हो गया है? दोस्तों जवाब बिल्कुल सीधा सा है। यदि बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनी मार्केट में मौजूद होगी तो प्राइवेट कंपनियां मनमाने तरीके से अपने दामों को महंगा नहीं कर पाएगी। दोस्तों जियो का आरपू यानी एवरेज रिवेन्यू पर यूजर 2019 में 126 रुपये था, जिसे अब उसने 200 तक पहुंचा दिया है और आने वाले सालों में इसे 300 तक ले जाने का टारगेट है। लेकिन बीएसएनएल अगर मार्केट में मौजूद होगी तो फिर यह मनमानी कभी नहीं चलेगी। दोस्तों सरकारी कंपनी होने के नाते बीएसएनएल आज भी अपने एक कस्टमर से 100 रुपये से भी कम का आरपू लेती है। लेकिन बीएसएनएल को अगर वापसी करनी है तो इसके लिए उसे मौजूदा प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले अपनी सर्विस को ज्यादा बेहतर करना होगा। उसे अपनी सर्विस और अपनी तकनीक को एडवांस बनाना होगा। अगर बीएसएनएल ऐसा करने में कामयाब होती है तो डेफिनेटली बीएसएनएल एक बार फिर देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के रूप में वापसी कर सकती है।